It may be your personal preference to believe in any of the two theories of creation of man, that is theory of special creation or theory of evolution as proposed by Darwin. According to theory of special creation, ईश्वर ने सभी मनुष्यों और सभी जीव जंतुओं को अपनी सुपरनेचुरल पावर के द्वारा क्रिएट किया। थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन ये मानती है कि हायर ऑर्गेनिज्म सिंपल ऑर्गेनिज्म से सीक्वेंशियल प्रोग्रेस में इवॉल्व हुए। आप किसी भी थ्योरी में विश्वास करें, मगर आप ये जरूर मानते होंगे कि एक ही प्रजाति के जीवों में भी विभिन्नताएं होती हैं। मनुष्य में ये विभिन्नताएं और ज़्यादा नज़र आती हैं क्योंकि हम अलग अलग तरीके से सोच पाते हैं, अलग अलग तरीके से अपने इन्वायरमेंट को प्रभावित करते हैं और इन्वायरमेंट से प्रभावित होते हैं। एजुकेशनल प्रोसेस में भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस की इंपॉर्टेंस को हम भली भांति जानते हैं और हम जानते हैं कि हम जो भी टीचिंग मॉडल यूज़ करते हैं उसको इंडिविजुअल डिफरेंसेस के अनुसार अडेप्ट करना बहुत ज़रूरी है। आज हम पढ़ने वाले हैं प्लानिंग फॉर अडेप्टिव इंस्ट्रक्शन और इसके कुछ मॉडर्न टीचिंग मॉडल। अडेप्टिव इंस्ट्रक्शंस का मतलब है अपने इंस्ट्रक्शंस को लर्नर की स्टेज ऑफ मैच्योरिटी के अनुसार, इंडिविजुअल डिफरेंसेस के अनुसार अडेप्ट करना और इस तरह से ऐसे प्रोसेसेस डिज़ाइन करना जिससे लर्नर का रेट ऑफ डेवलपमेंट और बेहतर बनाया जा सके। इसमें कई सारे मॉडल्स हैं, लेकिन आज जो हम पढ़ेंगे वो है डेविड हंट का कंसेप्चुअल सिस्टम मॉडल, यानी वैचारिक प्रणाली शिक्षण प्रतिमान। ये जो मॉडल है ये कंसेप्चुअल सिस्टम थ्योरी के ऊपर बेस्ड है और ये थ्योरी टीचर को हेल्प करती है कि वो इंडिविजुअल डिफरेंसेस को कक्षा में किस तरह से हैंडल करें। इस मॉडल में कुछ इम्पॉर्टेंट की कॉन्सेप्ट्स हैं, कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं, उनके बारे में आज हम पूरी जानकारी बनाएंगे। जैसे अडेप्टिव इंस्ट्रक्शंस क्या है, कंसेप्चुअल सिस्टम क्या है और इस मॉडल में जो डायमेंशंस हैं उनमें इंटरैक्टिव मैच की क्यों ज़रूरत है। इसके साथ साथ इंटीग्रेटिव कॉम्प्लेक्सिटी की टर्म को समझेंगे और ये भी जान पाएंगे कि हम स्वयं को किस इंटीग्रेटिव कॉम्प्लेक्सिटी पर पाते हैं। ये मॉडल अच्छे टीचर के रोल को बहुत इम्पोर्टेंस देता है और अच्छे टीचर में एक क्वालिटी है दैट इज फ्लेक्सिबिलिटी। तो फ्लेक्सिबिलिटी को किस तरह से ऑब्जेक्टिवली मेजर किया जा सकता है उसके कुछ तरीकों को जानेंगे। इस मॉडल को यूज करने का प्रोसीजर क्या है, ये कहाँ कहाँ पर प्रयोग में लाया जाता है, यानी एप्लीकेशंस क्या है और इसको अप्लाई करने में क्या क्या दिक्कतें या चैलेंजेस आते हैं उनके बारे में भी जानकारी लेंगे। सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज अडेप्टिव इंस्ट्रक्शन। अडेप्टिव इंस्ट्रक्शन का मतलब है ऐसा लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट करना, ऐसे इंस्ट्रक्शनल अप्रोचेज और टेक्निक्स को ढूंढना और प्रयोग में लाना जिससे स्टूडेंट की इंडिविजुअल नीड्स को पूरा किया जा सके। इसके ऊपर बहुत सारे कंप्यूटर सिस्टम्स भी अवेलेबल है जिनको इंटेलिजेंट ट्यूटरिंग सिस्टम कहा जाता है, यानी ITS कहा जाता है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस को के जो लर्नर्स हैं उनको कई तरीके से कई मेथड्स के द्वारा पढ़ाया जा सकता है, जैसे प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग है, क्लासरूम डिस्कशन है, कोऑपरेटिव लर्निंग, डेमोन्स्ट्रेशन, ये सब तरीके हैं जिससे हम इंस्ट्रक्शंस को अडेप्ट करते हैं एज पर द इंडिविजुअल डिफरेंसेस। अडेप्टिव इंस्ट्रक्शन में टीचर का रोल है कि वो लर्नर की प्रोग्रेस को मॉनिटर करे और इसके साथ साथ अपनी इंस्ट्रक्शंस को इस तरह से एडजस्ट करे ताकि लर्नर को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिल सके। लर्निंग एक्सपीरियंस टेलर टू कैपेबिलिटीज एंड नीड्स ऑफ ईच इंडिविजुअल लर्नर और टीम इज अडेप्टिव इंस्ट्रक्शन, यानी अडेप्टिव इंस्ट्रक्शन को हर लर्नर के लिए भी अडेप्ट किया जा सकता है और पूरी टीम के लिए भी बनाया जा सकता है। ज़रूरी क्या है कि आप जो लर्निंग एक्सपीरियंसेस लर्नर के लिए बना रहे हैं वो लर्नर की कैपेबिलिटी जो उसकी नीड के अनुसार टेलर किए जाने, यानी खास रूप से बनाए जाने चाहिए। अडेप्टिव इंस्ट्रक्शन में 3 इंपॉर्टेंट मॉडल हैं, जैसे हंट का कंसेप्चुअल सिस्टम मॉडल, पियाजे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट मॉडल और रॉबर्ट गेने का कंडीशंस ऑफ लर्निंग मॉडल। पियाजे और रॉबर्ट गेने के मॉडल में हम आगे जाके अगली क्लासेस में जानकारी लेंगे। अभी हम जानते हैं डेविड हंट के बारे में। डेविड हंट बहुत इम्पॉर्टेंट एजुकेशन साइकोलॉजिस्ट हुए हैं और इन्होंने ओंटारियो इंस्टीट्यूट ऑफ स्टडीज़ इन एजुकेशन कनाडा में काफ़ी वर्क किया है साइकोलॉजिकल स्टडीज़ के ऊपर, सोशोलॉजिकल स्टडीज़ के ऊपर, जो कि एजुकेशन से संबंधित है।
डेविड हंट ने हार्वे और स्क्रोडर के साथ मिलकर 1961 में एक थ्योरी प्रपोज करी जिसे कहा जाता है कंसेप्चुअल सिस्टम थ्योरी। कंसेप्चुअल सिस्टम थ्योरी कंसेप्चुअल लेवल्स और कंसेप्चुअल इंटीग्रिटी की बात करती है और ये बेस्ड है कॉग्निटिव कॉम्प्लेक्सिटी के ऊपर, कंसेप्चुअल सिस्टम्स के ऊपर, और इस थ्योरी को किसी भी करिकुलम एरिया में प्रयोग में लाया जा सकता है। हंट ये सजेस्ट करते हैं कि कंसेप्चुअल लेवल रिप्रेजेंट करता है कॉग्निटिव कॉम्प्लेक्सिटी को और उसके साथ साथ लर्नर के अपने कैरेक्टरिस्टिक, वैल्यूज और मोटिवेशन को। यानी किसी भी लर्नर का कंसेप्चुअल लेवल उसकी अपनी कॉग्निटिव कॉम्प्लेक्सिटी, उसके अपने कैरेक्टरिस्टिक्स, वैल्यूज और मोटिवेशन पर डिपेंडेंट होता है। कॉग्निटिव कॉम्प्लेक्सिटी को अगर हम बेहतर तरीके से समझना चाहें तो हम एक एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे एक सिंपल सा स्टेटमेंट हो सकता है दैट मैथमेटिक्स इज डिफिकल्ट एंड आई हेट इट, यानी गणित एक बहुत ही मुश्किल सब्जेक्ट है और मुझे इससे नफरत है। और ये जो स्टेटमेंट है ये काफ़ी सिंपल है। हालांकि इस सिंपल थॉट में भी जो कॉन्सेप्ट यूज किया, यानी हेट एक इमोशनल कॉन्सेप्ट है, मैथमेटिक्स एक अपने आप में एक अब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये जो थॉट है दैट कैन बी कैटेगराइज एज सिंपल एज कंपेयर टू सेइंग कि मैथमेटिक्स बहुत डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, इसमें कई सारे फॉर्मूलेज हैं, लेकिन क्योंकि डेली लाइफ में ये प्रयोग में आता है इसलिए मुझे इसे पढ़ना पड़ता है, उसके लिए मुझे एक्स्ट्रा क्लासेस लगानी पड़ती है, जिसके कारण मुझे इस सब्जेक्ट से और भी ज़्यादा अरुचि हो गई है। अब ये जो थॉट है ये पहले वाले थॉट के कंपैरिजन में ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि इसमें हम अलग अलग कॉन्सेप्ट का इंटररिलेशन बता रहे हैं, अपने थॉट को इलेबोरेट कर रहे हैं, कई तरह के शब्दों का चुनाव कर रहे हैं। सो दिस thought process by which we are making our elaborations and we are interrelating the concepts, that is making the thought complex. So this is called as cognitive complexity. कॉग्निटिव कॉम्प्लेक्सिटी बेस्ड है ये एक सोचने के तरीके के ऊपर, कॉन्सेप्ट्स को बनाने और इंटररिलेशंस के ऊपर। इसी थ्योरी के बेसिस पर 1971 में कंसेप्चुअल सिस्टम मॉडल प्रपोज किया गया। मॉडल हम जानते हैं, मॉडल का मतलब होता है जब हम एक स्टेप वाइज प्रोसेस डिफाइन करते हैं, यानी टीचर क्या करेगा, लर्नर क्या करेगा, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ होंगी, इन्वायरमेंट क्या रहेगा, इस तकनीक को यूज़ करने से हमें क्या फ़ायदा होने वाला है, ये सब चीज़ों को जब हम डिफ़ाइन कर लेते हैं दैट बिकम्स ए मॉडल। कंसेप्चुअल सिस्टम मॉडल कंसेप्चुअल सिस्टम थ्योरी के ऊपर बेस्ड है। ये मॉडल डिस्कस करता है इम्पोर्टेंस ऑफ टीचर और इन्वायरमेंट को फॉर द सक्सेस ऑफ टीचिंग प्रोसेस, यानी शिक्षण में अध्यापक और एनवायरनमेंट दोनों ही बहुत इम्पॉर्टेंट है। हंट एक्सप्लेन करते हैं कि लर्निंग डिफिकल्टी दैट में अकर इन एकेडमिक कंटेक्स्ट एज बीइंग रिलेटेड टू द वेरिएबल ऑफ पर्सनैलिटी एंड देयर आर ऑप्टिमल टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल। हंट के अनुसार लर्नर को एकेडमिक कंटेक्स्ट में कई सारी डिफ़िकल्टीज आती हैं और इनमें से कई डिफ़िकल्टीज होती हैं जो कि पर्सनैलिटी के साथ संबंधित है, पर्सनैलिटी लर्नर की या अध्यापक की। और इसके साथ साथ ही ये भी प्रपोज करते हैं कि कोई भी एक इन्वायरमेंट ऐसा नहीं है जो सभी के लिए फिट बैठे, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग तरह के इन्वायरमेंट की ज़रूरत होती है जो उनके लिए बेहतर साबित होता है। हंट और सलिवन ये दोनों मानते हैं कि साइकोलॉजी की थ्योरी का एजुकेशन में काफ़ी रोल है और ये भी मानते हैं कि लर्नर की पर्सनालिटी को इन्वायरमेंट के साथ और टीचर की पर्सनालिटी के साथ मैच करने से लर्निंग प्रोसेस को और बेहतर और हारमोनियस बनाया जा सकता है। कॉन्सेप्चुअल सिस्टम्स का मतलब है वैचारिक प्रणाली। साइकोलॉजी में या सोशियोलॉजी में, सोशल वर्क में कॉन्सेप्चुअल सिस्टम को डिफाइन किया जाता है एज इंडिविजुअल्स मेंटल मॉडल ऑफ द वर्ल्ड, यानी आपके मस्तिष्क में संसार की जो तस्वीर बनी है दैट इज कॉल्ड एज योर कॉन्सेप्चुअल सिस्टम। कंसेप्चुअल सिस्टम किसी भी टॉपिक से रिलेटेड हो सकता है, किसी भी डिसिप्लिन से रिलेटेड हो सकता है, साइंस के साथ रिलेटेड हो सकता है या आपकी इमेजिनेशन पर भी बेस्ड हो सकता है।
Schema provide the basis by which the individual relates to the environmental events he experiences. यानी हमें जो भी experiences होते हैं हम उनके साथ किस तरह से संबंध बिठाते हैं, इन संबंध बिठाने का जो बेसिस होता है दैट इज कॉल्ड एज स्कीमा। यानी स्कीमा के आधार पर कोई भी इंडिविजुअल अपने इन्वायरमेंटल इवेंट और एक्सपीरियंसेस के साथ संबंध बिठा पाता है। स्कीमा जो वर्ड है ये पहली बार प्रयोग में आया प्याजे की थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट में, और जिसमें हम स्कीमा को समझ सकते हैं कि ये हमारे वो प्री कंसीव्ड आइडियाज हैं जिनको हम नई जानकारी को इंटरप्रेट करने के लिए प्रयोग में लाते हैं। अब हमारा जो इन्वायरमेंट होता है उसके कई सारे डोमेन्स हैं, कई सारे फैक्टर्स हैं, जैसे फिजिकल डोमेन है, मेंटल है, साइकोलॉजिकल है, और इसमें कई सारे ऑब्जेक्ट, इवेंट या पीपल हो सकते हैं जो कि हमारी सराउंडिंग्स को बनाते हैं। अब इतनी सारी जानकारी को जब हम नई जानकारी के साथ मिलाते हैं तब हम इनको कैटेगराइज करते हैं और इनको ग्रुप करते हैं ताकि इस पूरी जानकारी को व्यवस्थित किया जा सके। Conceptual system model provide the rationale for matching of learners conceptual level and degree of structure of educational approach. Conceptual system model हमें ये तर्क देता है, हमें ये कारण बताता है कि लर्नर के कंसेप्चुअल लेवल को और एजुकेशनल अप्रोच की डिग्री ऑफ स्ट्रक्चर को मैच करने से क्या फ़ायदा हो सकता है या इन्हें मैच करना क्यों ज़रूरी है। और इसके साथ साथ ये भी एक्सप्लेन करता है कि इंडिविजुअल अपने इन्वायरमेंट के साथ किस तरह रिलेट करता है, यानी स्कीमा का या जो रिलेशनशिप है नई और पुरानी जानकारी का ये किस तरह से डेवलप होता है। कंसेप्चुअल सिस्टम मॉडल की 3 डायमेंशन है, यानी कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सन, कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वायरमेंट एंड कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरेक्टिव मैच बिटवीन पर्सन एंड इन्वायरमेंट। Person and personality, they are interlinked. First, let us talk about concept of person. According to Hunt, practically there is lack of coordination in student need and educational proposals. यानी हंट ये मानते थे कि सबसे पहले तो विद्यार्थी की ज़रूरतें और एजुकेशनल प्रपोजल में लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन है, यानी ये पूरी तरह से मैच्ड नहीं होते हैं। सो देयर इज नीड टू मैच देम। Individual vary from each other as they are at different developmental stages। और इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं क्योंकि हर जो लर्नर है वो अलग अलग डेवलपमेंटल स्टेज पे हो सकता है। तो ये जो डेवलपमेंटल स्टेजेस है जो कि हम ग्रोथ और लर्निंग के साथ भी रिलेट करते हैं। इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन एबिलिटीज ऑफ टीचर्स आर रिवील्ड बाय स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजिंग पर्सपेक्टिव ऑफ द टीचर। जैसे लर्नर अलग अलग डेवलपमेंटल स्टेज पे हो सकता है, अलग अलग पर्सनालिटीज़ का मालिक हो सकता है, उसी तरह अध्यापक भी अलग अलग एबिलिटीज़ को रखते हैं। अब अध्यापक अपने इंडिविजुअल डिफरेंसेस को किस तरह से बताता है? बाय द एबिलिटीज़ ऑफ मेकिंग द स्ट्रक्चर्स एंड ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी। यानी अध्यापक की जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं वो उसकी स्ट्रक्चरल और ऑर्गेनाइजेशनल पर्सपेक्टिव से रिवील होते हैं, उससे देखे जा सकते हैं। टीचर स्टाइल इज वैल्यूएबल वेरिएबल ऑफ मेकिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस सक्सेसफुल। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो वेरिएबल है लर्निंग प्रोसेस को सक्सेसफुल बनाने का वो है टीचर का स्टाइल। तो टीचर के स्टाइल को आमतौर से 2 तरह से बताया जाता है, अथॉरिटेरियन स्टाइल या रिफ्लेक्टिव स्टाइल। अथॉरिटेरियन स्टाइल में टीचर्स जो होते हैं उनकी क्लासेस में हम देखते हैं कि वर्बल कम्युनिकेशन है वो बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड रहता है, सिर्फ स्पेसिफिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और टीचर क्लासरूम के इन्वायरमेंट को कंट्रोल करता है। जबकि रिफ्लेक्टिव स्टाइल में टीचर क्वेश्चनिंग को प्रमोट करता है और उसके बिहेवियर और अप्रोचेस ये स्टूडेंट के साथ ज़्यादा बेहतर रिलेट कर पाते हैं। Teacher trainees could be helped to modulate their behavior in response to the stimuli they perceived from their student। और ये जो टीचर का जो बिहेवियर है या टीचर का जो स्टाइल है ये फिक्स्ड नहीं होता। हालांकि टीचर की अपनी कुछ प्रेफरेंसेस हो सकती हैं, लेकिन टीचर जो अपने स्टूडेंट्स हैं उनके रिस्पॉन्सेस के अनुसार और उसके स्टूडेंट उसके बिहेवियर को किस तरह से परसीव कर रहे हैं उसकी जानकारी के आधार पर मॉड्यूलेट कर सकता है।
According to Hunt, environment consists of all dimensions of surrounding, physical, mental, psychological and all object, events and people. हम सब लोग ये जानते हैं कि इन्वायरमेंट का मतलब हमारी पूरी सराउंडिंग्स, जिसमें फिजिकल, मेंटल, साइकोलॉजिकल सभी तरह के डोमेन्स आ जाते हैं। और हंट भी मानते हैं कि सभी तरह के ऑब्जेक्ट्स, जो भी हमारे आसपास चीज़ें हो रही हैं, जो भी लोग हमारे आसपास हैं, ये हमारे इन्वायरमेंट को बनाते हैं। लेकिन ये मॉडल इस इन्वायरमेंट को दो टाइम पर्सपेक्टिव्स में देखता है। फर्स्ट इज साइकोलॉजिकल एटमॉस्फेयर, सेकंड इज जनरल एटमॉस्फेयर। जब हम लर्नर के कंसेप्चुअल लेवल में इम्प्रूवमेंट लाना चाहते हैं, यानी हम डेवलपमेंट करना चाहते हैं, तब हमें ज़रूरत है साइकोलॉजिकल एटमॉस्फेयर को ऑब्जर्व करने की, और ये ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए लंबे समय के लिए। जब हम शॉर्ट टर्म गोल्स को अचीव करना चाहते हैं, यानी कंटेम्परेनियस मॉडल की बात कर रहे हैं, तब हम जनरल एटमॉस्फेयर को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, विच इज़ मोर ऑफ द फिजिकल नेचर, जिसको थोड़े समय के लिए, किसी स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए भी नोट किया जाए तो हम अपने इन्वायरमेंट के बारे में जानकारी ले सकते हैं। आमतौर पे ये जो जानकारी है ये रिलेट करती है क्लास क्लाइमेट के ऊपर, और क्लास क्लाइमेट समय समय पे बदलता रहता है, इसलिए ये जानकारी बहुत अच्छा प्रेडिक्शन नहीं देती, और बहुत बार ये इनएक्यूरेट भी हो जाती है, क्योंकि क्लास क्लाइमेट को बहुत बेहतर तरीके से प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता। हालांकि जो हंट हैं वो बेसिकली डेवलपमेंटल पर्सपेक्टिव के ऊपर ज़्यादा बल देते हैं। एटमॉस्फेयर लर्नर की पर्सपेक्टिव के अनुसार भी डिफरेंट हो सकता है। अब कोई लर्नर है, वो अपने एजुकेशन एनवायरनमेंट को किस तरह से देखता है, ये डिपेंड करता है कि लर्नर किस चीज़ को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहा है, कंटेंट को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहा है, या जिस मेथड से मटेरियल को प्रेजेंट किया जा रहा है उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहा है। Effect of environment on student of high conceptual level and low conceptual level is different. एक ही environment अलग अलग स्टूडेंट्स के ऊपर अलग अलग तरह का प्रभाव डालता है। लर्नर अगर हाई कंसेप्चुअल लेवल का है तो उसके ऊपर इन्वायरमेंट का प्रभाव अलग तरीके से होगा। सेम इन्वायरमेंट लो कंसेप्चुअल लेवल के लर्नर के ऊपर अलग तरह से प्रभाव डालता है, क्योंकि हम अपने इन्वायरमेंट को प्रभावित करते हैं और इन्वायरमेंट भी हमें प्रभावित करता है, और हम अलग अलग इन्वायरमेंट में किस तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं ये डिपेंड करता है हमारी इंटीग्रेटिव कम्प्लेक्सिटी के ऊपर, जो समय समय के अनुसार बदलती रहती है। इन्वायरमेंट लर्नर के मोटिवेशन लेवल के ऊपर भी डिपेंड करता है। लर्नर कितना क्यूरियस है, अपने इन्वायरमेंट को कितना एक्सप्लोर कर रहा है, किस तरह से इन्वायरमेंट में होने वाले बदलावों पर रिएक्ट कर रहा है, कौन सी सेंसरी इंफॉर्मेशन को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है, इससे भी लर्नर के लिए इन्वायरमेंट में बदलाव आता है। ज़रूरत है हमें लर्नर की पर्सनालिटी और इन्वायरमेंट को मैच करने की, और इसी को कहते हैं इंटरैक्टिव मैच। यानी लर्नर के लिए ऑप्टिमल इन्वायरमेंट क्या होगा, किस इन्वायरमेंट में वो अपने गोल्स को बेहतर तरीके से अचीव कर सकता है, और लर्नर की एज ए पर्सन और इन्वायरमेंट में क्या डिग्री ऑफ सिमिलरिटी है, दैट इज कॉल्ड एज द मैच। Degree of similarity between person and environment will constitute the interactive match. हंट इस चीज़ पे स्ट्रेस करते थे कि अगर हम डेवलपमेंट करना चाहते हैं, यानी लर्नर के कंसेप्चुअल लेवल में इम्प्रूवमेंट लाना चाहते हैं, देन दिस मैच शुड बी टू स्टिमुलेट रादर देन टू सेटिस्फाई द स्टूडेंट। अब ये बहुत ही चैलेंजिंग है, क्योंकि लर्नर अपने लिए अलग तरह का इन्वायरमेंट बेस्ट परसीव करता है जिसमें वो सेटिस्फाइड फील करता है, और टीचर उसी लर्नर के लिए अलग तरह के इन्वायरमेंट को बेस्ट परसीव करता है, क्योंकि टीचर लर्नर में डेवलपमेंट चाहता है। इसलिए लर्नर के लिए और टीचर के लिए सेम इन्वायरमेंट को डेवलप करने में डिफरेंशियल इफेक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं। अगर हम कंटेम्परेनियस इफेक्ट की बात करें, यानी शॉर्ट टर्म इफेक्ट की बात करें, तो हंट ये मानते थे कि पर्सनल इन्वायरमेंट की जो डिस्पैरिटी है, यानी उसमें जो तालमेल है, उसमें बेहतर तालमेल बनाए जाने की कोशिश करनी चाहिए और बेहतर मैच बनाना चाहिए। इस मैच को बनाने की क्या ज़रूरत है? ज़रूरत है क्योंकि लर्निंग स्टाइल्स अलग अलग होते हैं, लर्नर का कंसेप्चुअल लेवल अलग अलग होता है, डिग्री ऑफ स्ट्रक्चर अलग अलग होता है, और ये बदलता है अकॉर्डिंग टू द पर्सनैलिटी ऑफ द लर्नर। तो जब हम शॉर्ट टर्म गोल्स अचीव करना चाहते हैं
तो हमें ऐसे प्रोसीजर्स यूज करने चाहिए जिससे पर्सन और इन्वायरमेंट में बेहतर समन्वय या मैच बनाया जा सके। डिस्पैरिटी इन लर्निंग स्टाइल्स क्या होता है? कुछ लर्नर्स होते हैं जो ऑडियो लर्नर्स होते हैं, सुन के ज़्यादा बेहतर सीखते हैं, कुछ विजुअल होते हैं, कुछ काइनेस्थेटिक होते हैं। अब ये जो लर्निंग स्टाइल है, ऐसा नहीं है कि एक्सक्लूसिव होता है, एक लर्नर एक ही स्टाइल का नहीं होता, वो अलग अलग समय पर अलग अलग स्टाइल्स को भी प्रयोग में लाता है। बेहतर है कि हम जाने कि लर्नर किस स्टाइल को ज़्यादा बेहतर समझ पाता है और ज़्यादा प्रयोग में लाता है। इसी तरह टीचर भी कोई एक ही लर्निंग स्टाइल से नहीं पढ़ाता है। टीचर अलग अलग मेथड्स ऑफ टीचिंग को यूज करता है और समय समय पर बदलाव भी लाता है। अगर अध्यापक डिफरेंट लर्निंग स्टाइल के बच्चों को ग्रुप कर सके तो वो उनके लिए बेहतर मेथड का चुनाव कर सकता है। सिमिलरली देयर इज डिस्पैरिटी इन कंसेप्चुअल लेवल। कंसेप्चुअल लेवल को दो तरह से बताया जाता है, हाई कंसेप्चुअल लेवल एंड लो कंसेप्चुअल लेवल। कंसेप्चुअल लेवल को हम लॉजिकल लेवल भी कह सकते हैं कि हम किस तरह से कंसेप्चुअल सिस्टम को इंटीग्रेट करते हैं, अपनी नई जानकारी को पुरानी जानकारी के साथ किस तरह से मिलाते हैं। Each people feel when culture pattern, values and beliefs coincide with the environment, thus elevating the experience of situational strain। यानी जब लोग का जो इन्वायरमेंट होता है, लर्नर का जो इन्वायरमेंट है, वो उसके कल्चर पैटर्न, वैल्यूज और बिलीव्स के साथ मेल खाता है, तो उसको ऐसे इन्वायरमेंट में पढ़ने में कम स्ट्रेस होता है, यानी वो बेहतर तरीके से सीख पाता है। कोई भी लर्नर है, अगर वो अपने आसपास के इन्वायरमेंट को अपने कल्चरल पैटर्न और वैल्यूज और बिलीफ के साथ मैच कर पाता है, देन दैट लर्निंग इन्वायरमेंट इज गुड फॉर हिम। हाई कंसेप्चुअल लेवल स्टूडेंट्स प्लेस्ड एबिलिटी टू स्टडी इंडिपेंडेंटली। जो लर्नर हाई कंसेप्चुअल लेवल पे हैं, वो एबिलिटी टू इंडिपेंडेंट स्टडी को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं और इसको ज़्यादा बेहतर क्लासरूम एक्सपीरियंस मानते हैं। और जो लो कंसेप्चुअल स्टूडेंट्स हैं, वो इंडिविजुअल पर्सनल कॉन्टेक्ट को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। तो लर्नर किस लेवल पे है? हाई कंसेप्चुअल लेवल पे है तो वो इंडिपेंडेंट स्टडी वाले इन्वायरमेंट को प्रेफर करता है। लो कंसेप्चुअल लेवल पे है तो वो इंडिविजुअल पर्सनल कॉन्टेक्ट के वाले इन्वायरमेंट को ज़्यादा स्ट्रेस करता है, ज़्यादा इम्पॉर्टेंट या ज़्यादा ज़रूरी समझता है। देयर इज डिग्री इन डिस्पैरिटी ऑफ स्ट्रक्चर ऑल्सो। स्ट्रक्चर यानी फिजिकल लेवल पे क्लासरूम डायमेंशंस हो गई, फिजिकल अवेलेबिलिटीज हो गई, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। लो कंसेप्चुअल लर्नर को ज़्यादा फायदा होता है अगर क्लासरूम सेटिंग ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड है, यानी फिक्स सीटिंग अरेंजमेंट्स हैं, फिक्स्ड पैटर्न्स ऑफ क्वेश्चनिंग है, तो ऐसे में जो लो कंसेप्चुअल लेवल का लर्नर है वो ज़्यादा बेनिफिटेड रहता है, जबकि हाई कंसेप्चुअल लेवल ज़्यादा इंडिपेंडेंट स्ट्रक्चर में ज़्यादा बेहतर स्टडी कर पाता है, ज़्यादा बेहतर लर्निंग कर पाता है। जैसे हाई कंसेप्चुअल लर्नर खुद अपने लिए सीटिंग अरेंजमेंट को डिसाइड कर सकता है कि उसने कौन से क्वेश्चंस को डिस्कस करना है, कौन सी असाइनमेंट्स को, किस टाइप की असाइनमेंट्स को करना है। तो हाई कंसेप्चुअल लेवल लर्नर का क्लासरूम स्ट्रक्चर और क्लासरूम इन्वायरमेंट लो कंसेप्चुअल लर्नर के क्लासरूम सेटिंग से डिफरेंट होना चाहिए। इस तरह से हमारे पास 4 अलग अलग तरह के कंसेप्चुअल मैच आते हैं। हाई कंसेप्चुअल लेवल का टीचर हाई कंसेप्चुअल लेवल के स्टूडेंट के साथ किस तरह मैच करे, हाई कंसेप्चुअल लेवल टीचर लो कंसेप्चुअल लेवल स्टूडेंट के साथ, अगर टीचर लो कंसेप्चुअल लेवल पे है और लर्नर हाई कंसेप्चुअल लेवल पे है, और या दोनों ही एक ही कंसेप्चुअल लेवल पे हैं, तो हम समझ पाते हैं कि ये वाला जो मैच है जिसमें दोनों ही हाई कंसेप्चुअल लेवल पे हैं या दोनों ही लो कंसेप्चुअल लेवल पे हैं, दैट विल प्रोड्यूस ए बेटर मैच। सो वी हैव स्टडीड अबाउट adaptive instruction, conceptual system and interactive match in this part of the video. In the next part, we will study about levels of integrative complexity and optimal environment. I hope you have liked this video.